नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से है। ज्ञानवापी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही है। ज्ञानवापी पर AIMPLB की वर्चुअल बैठक इस वक्त जारी है। बोर्ड के एग्जीक्यूटिव सदस्यों की मीटिंग हो रही है जिसमें मौलाना अरशद मदनी समेत कई सदस्य शामिल हुए। ज्ञानवापी समेत दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर चर्चा इस मीटिंग के दौरान हो रही है। तो बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्चुअल बैठक हो रही है जिसमें चर्चा ज्ञानवापी और मौजूदा हालात को लेकर हो रही है। साथ ही साथ संभावना इस बात की भी है कि मथुरा में ईदगाह को लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, और आगे की रणनीति पर भी कोई चर्चा हो सकती है। रणनीति बनाई जा सकती है कि काशी का ज्ञानवापी हो या मथुरा का शाही ईदगाह, इसे लेकर किस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे बढ़े। इस वक्त अदालत में ये मसले हैं और उस पर सुनवाई भी चल रही है काशी वाले मामले पर। तो अब AIMPLB की बैठक में देखना दिलचस्प होगा कि मीटिंग के बाद क्या निकलता है। तो आगे का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है इस वर्चुअल बैठक में, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए तमाम सदस्य इस बैठक में शामिल हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद केस का सच क्या है, ये जानने के लिए कानूनी लड़ाई वाराणसी की निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जा रही है। आज ज्ञानवापी मस्जिद केस से जुड़ी अलग अलग 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। पहली याचिका पर जिला अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय मांगा। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय दे भी दिया और सूचना लीक करने के आरोप में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया। अब विशाल सिंह को मुख्य कोर्ट कमिश्नर बनाया गया है, जो अभी तक सहायक की भूमिका में थे। दूसरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मामला निचली अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को संरक्षित करने का आदेश दिया जिस तरह से निचली अदालत ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नमाज पढ़ने से रोका न जाए, ये बात भी कही। इसके अलावा 19 मई को सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा है। तीसरी याचिका हिंदू पक्ष की ओर से जिला अदालत में दाखिल की गई। इसमें नंदी और शिवलिंग के बीच दीवार हटाई जाए, मलबा हटाने की मांग, पश्चिमी दीवार के बंद दरवाजे को खोलने की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट कल अपना फैसला सुनाई। 2 दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है। अजय मिश्र को हटा भी दिया है, क्या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा। निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। अब सर, मैं आपको विश्वास किया, अगर आप मुझे धोखा देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये बताइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को DM को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहां पर किसी तरह का घुसपैठ न होने पावे। इधर कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच जुबानी जंग भी तेज है। धर्म के धरातल से सियासत के गलियारों तक बयान दिए जा रहे हैं। दोनों ही पक्ष अपना अपना तर्क दे रहे हैं और बीच विवादों की धुंध भी लगातार छाई हुई है जिसके आगे कानूनी लड़ाई चल रही है। हम तो बस आह्लादित हैं कि अब साक्ष्यों की कोई जरूरत नहीं है, वरना दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो झूठा और बेईमानी पर मबनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तारीख रही है कि वो इस तरह के विवाद पैदा करती है। कानून के दायरे में रहना सीखिए, नहीं तो सरकार कानून के दायरे में रहना सिखाती है और सिखाएगी। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। सर्वे रिपोर्ट में क्या है अभी मालूम नहीं, साक्ष्यों में क्या लिखा है अभी साफ नहीं, ज्ञानवापी परिसर की दरो दीवार पर क्या दर्ज है तस्वीर साफ नहीं, लेकिन बयानों का तूफान आया हुआ है विवाद की शक्ल में, और इस विवाद ने न्यायपालिका को भी सवालों के कटघरे मिला दिया है। क्या आप मज़ीद सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जितनी जल्दबाजी उसको
बाबरी मस्जिद के केस को डिसाइड करने में लगी थी, उतनी ही जल्दबाजी इन लोगों को रोकने के लिए भी कर सकता था, नहीं कर सकता था क्या? तो इसमें तो क्वेश्चन मार्क जो है ना हर चीज के ऊपर आ रहा है और ये सबको जवाब देना पड़ेगा। न्यायपालिका पर सवाल खड़े करने वाले अकेले कमाल फारूकी नहीं है। मौलाना तकीर रजा ने बाबरी केस के आसरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हमने सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क में अमन अमान बाकी रहे, वरना दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो झूठा और बेईमानी पर मबनी है, लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए सब्र किया कि हमारे देश में अमन अमान बना रहे, देश में दंगे और फसाद का माहौल ना बने। तो हमारी इस कुर्बानी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। ज्ञानवापी केस पर जारी जुबानी जंग मर्यादा की तमाम सीमाओं को लांघ गई है। सवाल न्यायपालिका पर है तो प्रधानमंत्री का दामन भी बचा नहीं है। क्या प्राइम मिनिस्टर सिर्फ किसी एक तबके के हैं या वो हिंदुस्तान के हैं? और वो हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ ब्राह्मणिकल हिंदुस्तान नहीं है। मतलब कि अभी तो जरा आहिस्ता आहिस्ता रुकिए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये जो झगड़ा सिर्फ अभी तो आपको एक कमजोर सा एक तबका मिल गया है जिसकी आप ऐसी तैसी करते रहिए। अगर हिंदुओं में बेदारी नहीं आई, मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि इस मामले में आपको तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों को इसमें खामोश रहकर आप उस बेईमानी का समर्थन कर रहे हैं जो बेईमानी आज देश का धृतराष्ट्र कर रहा है। हैदराबादी भाईजान महबूबा मुफ्ती के बाद कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने प्रधानमंत्री से लेकर न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी भी आक्रामक हो चली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तारीख रही है कि वो इस तरह के विवाद पैदा करती है। इस देश में बाबरी मस्जिद के साथ जिस तरह की राजनीति हुई वो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल करने के लिए किया था। लेकिन ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला आया कोर्ट का, उसके बाद कुछ लोग तलवारें लेकर निकल पड़े हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये नया हिंदुस्तान है, नया भारत है, मोदी जी का भारत, योगी जी का भारत। कानून के दायरे में रहना सीखिए, नहीं तो सरकार कानून के दायरे में रहना सिखाती है और सिखाएगी भी। इन सब के बीच सभी पक्षों के अपने अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष का भी और हिंदू पक्ष का भी। क्या वही शिवलिंग जिसको अभी ये नष्ट नहीं कर पाए, इसके सर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस या व्हाइट सीमेंट का थोड़ा बहुत बना के ये फाउंटेन बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। हम तो बस आह्लादित हैं कि अब साक्ष्यों की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तब है जबकि कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। ज्ञानवापी से जुड़ा विवाद जिला अदालत से सुप्रीम अदालत तक लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ अदालतों में इस मसले पर बहस हो रही है, जिरह हो रही है, और दूसरी तरफ सियासत भी खूब हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी जैसी घटनाओं को बीजेपी और उसके सहयोगी जानबूझकर भड़का रहे हैं और बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का जवाब नहीं है, इस वजह से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है या उसके हिडन या इनविजिबल मित्र होते उनके साथ, वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाने, आने जाने पर रोक लगाने और सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने तर्क दिया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं। इस मामले में कोर्ट ने 1 जुलाई को सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है। हमारा ये कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो मूल गर्भगृह है, और हम चाहते हैं कि मूल गर्भगृह में जो हिंदू चिन्ह है उनको
सुरक्षित करने के लिए वहाँ कोई सुरक्षा अधिकारी नामत कर दें उस परिसर के लिए, तो वहाँ प्रतिवादीगण नहीं जाए। अगर प्रतिवादीगण जाएंगे तो हमें अंदेशा है कि वो चिन्हों को हटा सकते हैं। तीसरा क्या है कि हमने कहा है कि वहाँ सील कर दिया जाए, उस परिसर को, पर्टिकुलर परिसर को सील कर दिया जाए। और इस बीच मथुरा के शाहपुर में बांके बिहारी गर्भगृह वाली जगह पर बनी मजार को हटाए जाने की मांग एक बार फिर से उठी। 15 दिन का अल्टीमेटम साधु संतों ने दिया है। धर्म रक्षा मंडल के बैनर तले साधु संतों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विवादित स्थल का निरीक्षण भी किया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि मुलायम सरकार में मंदिर की जगह कब्रिस्तान दर्ज करवा दिया गया था और साल 2020 में वहां पर मजार भी बनवा दी गई। उन्होंने प्रशासन से मजार को जल्द से जल्द हटवाने की मांग की है। ग्राम शाहपुर में उस स्थल का निरीक्षण करने के लिए गया जो कि अवैध रूप से 2004 में मुलायम सरकार ने मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दिया। गर्भगृह वाले स्थान पर मुस्लिम समाज ने एक मजार का निर्माण कर लिया है जो कि घोर आपत्तिजनक है। सन 47 में ही मुसलमानों का गांव था। सन 47 में गांव भाग गया, उसके बाद फिर बसा, दोबारा यहाँ चकबंदी हुई। चकबंदी में जो चक बनाए गए तो वो कुछ नंबर जोड़ जोड़ के चक बनाए गए, तो इसमें 10 नंबर और जोड़े बाहर से। जब ये 1081 नंबर ये 40 एकड़ 75 डेसिमल का बनाया, तो कभी वो मंदिर था तो कहीं उस नंबर में किसी में होगा। जब वो जुड़ गए तो 1081 में बोलने लगा। अब 1081 में देखो स्वास्थ्य केंद्र भी बोल रहा है, 1081 में पोखर भी बोल रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां पिछले 2 साल से जेल में हैं। 87 केस में से 86 केस में उनको जमानत मिल चुकी है। और हाल ही में एक केस में आजम खां का नाम जोड़ा गया जिस पर आज सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से आजम खां के लिए जो कहा गया उस पर सियासत तेज है। सियासत की बात करेंगे, पहले यह समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ इस पूरे मामले को लेकर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एएसजी राजू ने बताया कि केस 2020 में दर्ज हुआ, आजम खां का नाम 2022 में जोड़ा गया। और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आजम खां का नाम जोड़ने में 2 साल का वक्त क्यों लग गया। आजम खां के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एफआईआर तब दर्ज हुई जब आजम खां जेल में थे। कोर्ट में यूपी सरकार का पक्ष रखते हुए एएसजी राजू ने कहा कि आजम खां आदतन अपराधी हैं, उन पर कई गंभीर केस दर्ज हैं। और इस मामले में कपिल सिब्बल ने कोर्ट से आजम खां की जमानत की मांग की तो एएसजी राजू ने जांच अधिकारी को धमकी देने की बात रखी। वहीं कोर्ट के बाहर यूपी सरकार के पक्ष पर सियासत भी तेज हो चली। क्या आजम खां आदतन अपराधी है? क्या आजम खां को जमानत मिलनी चाहिए? और क्या आजम खां को फंसाया गया है? ये तमाम सवाल पहले से उठ रहे हैं। सियासत भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के पक्ष के बाद सियासत ने रफ्तार पकड़ ली। और निश्चित रूप से अगर उनके चरित्र पर ध्यान दें तो उनके साथ उनके स्टाफ ने काम करने से मना कर दिया था। सचिवालय के स्टाफ ने, ट्रेन के अटेंडेंट तक ने कहा कि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। तो आदतन अपराध करने की प्रवृत्ति है आजम खान की। आजम खां पर कुल 87 केस दर्ज थे। 86 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। आखिरी एक केस में जमानत के लिए सुनवाई जारी है। इस बीच साल 2000 में दर्ज एक केस में आजम खां का नाम जोड़ा गया। इसी पर अब सियासत उफनाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार से सवाल किए हैं। सरकार का यह बयान मुझे लगता है कि एक अतिरंजित, अनावश्यक और उलझाऊ बयान है। देखिए, माननीय आजम साहब हो या विपक्ष के दूसरे नेता हो, पत्रकार हो या वो आम आदमी जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करता है, भाजपा की सरकार की नजर में वो आदतन अपराधी है। यहां तक कि उनको देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से बदलाव की नहीं बदले की राजनीति हो रही है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि आजम खां साहब जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अनेक मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, उसके बावजूद भी
भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करने की मंशा से उनके ऊपर नए नए मुकदमे डाल रही है। जाहिर है विपक्ष आजम खां को लेकर चौतरफा हमला कर रहा है, लेकिन ये तथ्य है कि मामला कोर्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लाख टके की बात में खबरें अभी और हैं, लेकिन रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।